कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और टॉप चीज आज हम जो डिस्कस करेंगे वो यही है कि सेबी ने जो सुप्रीम फैसला लिया है जहां पर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को अब इंडियन मार्केट्स में निवेश करने का मौका दिया है। क्लियरली क्या डेट ये लॉन्च की होगी उस पर बाजार की अभी भी नजर है, लेकिन सबसे बड़ी खबर आज की कमोडिटी मार्केट्स के लिए यही है। इसके अलावा क्रूड और बेस मेटल्स में भी हम करेंगे चर्चा, जहां पर गिरावट देखने को मिली है। सभी इकोनॉमिक डेटा, चाहे वो चाइना का PMI नंबर हो, यूएस का GDP हो, इसके अलावा यूरोप का मैन्युफैक्चरिंग नंबर्स हो, सभी यहां पर वीक आए हैं। उसका असर हमने यहां पर प्राइसेस में आता हुआ देखा है। और जहां तक मॉनसून की बात है उस पर भी करेंगे बात, जहां पर जून में अब तक 10% की डेफिशिएंसी के साथ ये महीना खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। आगे कैसे रह सकते हैं बादल, कहां होगी बारिश, इस पर भी करेंगे बातचीत। लेकिन सबसे पहले MCX के हेड ऑफ बुलियन शिवांशु मेहता हमारे साथ जुड़े हैं, उन्हीं के साथ करेंगे चर्चा। शिवांशु, एक बड़ा फैसला यहां पर सेबी की तरफ से आता हुआ, क्लियरली सीडैक ने यहां पर इसे मंजूरी दे दी थी, उसके बाद हमने सेबी ऑफिशियल्स को इसके ऊपर बातचीत करते हुए देखा है और जो क्लियर डिटेल नोटिफिकेशन आया है, माना यही जा रहा है कि सारे क्राइटेरिया को इन्होंने यहां पर इसमें जज किया है। हमने देखा है कि सिर्फ नॉन एग्रो कमोडिटीज में कारोबार हो सकता है और सिर्फ कैश सेटल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में ही काम होगा। आप एज MCX एज एन एक्सचेंज इसे कैसे देखते हैं? जी हाँ मनीषा, जैसा आपने सही कहा, ये एक बहुत अहम फैसला है सेबी का कल की बोर्ड मीटिंग में, और ये बहुत वेलकम स्टेप है जिसे पूरे मार्केट पार्टिसिपेंट्स इंतजार कर रहे थे इसका, नॉट ओनली कमोडिटी एक्सचेंजेस। देखा इसे इस तरह जा रहा है कि जो डेप्थ और लिक्विडिटी है वो फर्दर बढ़ेगी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के आने से, और इनिशियली नॉन एग्री कमोडिटीज के अंदर इन्हें अलाउ किया गया है, और उसके अंदर विद इन दैट शुरुआत में कैश सेटल कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कि जो हमारे एनर्जी प्रोडक्ट्स हैं, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, और जो हमारे कैश सेटल इंडिसेस हैं, इनके अंदर शुरू में भागीदारी देखी जाएगी। और अभी फर्दर कमेटी का गठन किया गया है और सेबी का सर्कुलर आना बाकी है। मैं समझता हूँ कुछ ही अरसे में आप इसका जो लाइव एक्सचेंज के ऊपर पार्टिसिपेशन देखेंगे। शिवांशु, हमने पहले EFEs को जैसे अलाउ किया गया था कि आपके यहाँ पर अंडरलाइन कमोडिटी हो तो उसी एक्सपोजर के तहत पे आप इंडियन मार्केट्स में हेज कर सकते थे, वो चीज़ अब यहाँ पर निकाल दी गई है। लेकिन अगर हम दूसरी चीज़ें भी देखें जो सेबी ने अलाउ करी है, चाहे वो कैटेगरी थी AIFs हैं या म्यूचुअल फंड्स हैं या इंस्टीट्यूशनल बायर्स वगैरह हैं, एज ऑफ नाउ वहाँ से भी हम किस तरह का पार्टिसिपेशन देखते हैं और आपको लगता है कि ये जो अब सेबी ने अलाउ किया है इसका एक बेटर इम्पैक्ट हम आता हुआ देखेंगे? जी हाँ, जहाँ तक EFEs का सवाल है वहाँ पे मुद्दा ये था कि उनका फिजिकल एक्सपोजर होना ज़रूरी है। बहुत सारी डिस्कशंस भी होल्ड की गई रेगुलेटर और मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बीच में, एक्सचेंजेस भी थी। तो अब ये फिलहाल जिस रूपरेखा में आया है, इससे तो डायरेक्टली उनकी जो लिक्विडिटी प्रोविजन है, और क्योंकि वो लार्ज स्केल पे पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल हो या नॉन इंडिविजुअल कैटेगरी पे, तो उससे जो ऑर्डर बुक की हेल्थ है, इम्पैक्ट कॉस्ट का लोअर होना, एफिशिएंसीज बढ़ना, ये सब देखा जाएगा, जिससे कि चौतरफा बेनिफिट मिलेगा। हेजर्स को भी उनकी एफिशिएंसीज बढ़ेंगी और जो रेगुलर स्पेकुलेटर्स और ट्रेडर्स हैं उनको भी बेटर ऑर्डर बुक्स देखने को मिलेंगी। जहां तक बाकी जो फंड्स और AIFs का सवाल है, उसकी इनिशियल पार्टिसिपेशन अच्छी रही है और फर्दर जो फीडबैक मार्केट का मिलता रहता है और वो उसे उसकी कॉग्निजेंस ली जाती है, तो उसके अंदर फर्दर जो चीज़ें हैं, जो कस्टोडियन वगैरह को लेकर, उनके अंदर भी जैसे जैसे फर्दर स्ट्रीमलाइनिंग होगी तो पार्टिसिपेशन और उन प्रोडक्ट्स में बढ़ती हुई नजर आएगी। शिवांशु, क्लियरली जब कल शाम को सेबी की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया है, अप्रूवल आया है, उसके बाद काफ़ी एक्सपर्ट्स ने, बैंक्स ने, ब्रोकरेजेस ने इसके ऊपर रिएक्ट किया है और दो चीज़ें जो निकल के यहाँ पर आई हैं एज अ कंसर्न वो ये है कि FPIs जब इंडियन मार्केट्स में यहाँ पर ट्रेड करेंगे तो उनको करेंसी रिस्क लगेगा, और दूसरा जिस तरह के मेट्रिक्स हम यहाँ पर यूज़ करते हैं 10 ग्राम्स या टन के हिसाब से, वो थोड़े से डिफिकल्ट पड़ सकते हैं। आपका क्या रिएक्शन है? देखिए, अमूमन देखा गया है कि इंटरनेशनल मार्केट्स में, स्पेशली जहां तक चाइना का सवाल है, वहां भी इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं जो जिनकी डिनोमिनेशन लोकल करेंसी में होती है। सवाल ये है कि जहां पे मार्केट के अंदर डिस्पैरिटीज होती है, वहां पे अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं। तो आई थिंक ये कॉन्ट्रैक्ट्स जो हमारे हैं, ये हमारे लोकल प्राइसेस को इंडिकेट करते हैं, और इंडिया जो है वो कई कमोडिटीज में लीडिंग कंज्यूमर है वर्ल्ड का, प्राइस सेटर बनने की तरफ भी इसकी वजह से बेनिफिट मिलेगा।
तो हमने अमूमन देखा है कि जैसे इंटरनेशनल मार्केट्स में भी, चाहे वो एलबीए में हो या नियर मंथ फ्यूचर्स हो किसी इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजेस के, उनके अंदर अक्सर जो अपॉर्चुनिटीज प्रिवेल करती हैं वो फर्दर डायनामिक रूप में दिखेंगी। जी हाँ, आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज तो यहाँ पर डेफिनेटली देखने को मिलेंगी और देखना ये होगा कि किस तरह का पार्टिसिपेशन और क्या एक डिटेल्ड एनालिसिस हम यहाँ पर आता हुआ देखते हैं। शिवांशु हमारे साथ बने रहें क्योंकि आपके लिए एक और दो सवाल भी हैं, लेकिन हम एक रिएक्शन यहाँ पर ब्रोकिंग हाउसेज से भी लेना चाहेंगे। हमारे साथ अजय केरिया और कोटक सिक्योरिटीज के रविंद्र राव अब यहाँ पर जुड़े हैं। अजय, कैसे देखते हैं आप इस स्टेप को और क्या एक्सपेक्टेशंस हैं एज ब्रोकरेजेस, हम कितना रेडी हैं इसके लिए? गुड मॉर्निंग मशीन। डेफिनेटली काफी बड़ा स्टेप है और हमने देखा जब से सेबी प्रीव्यू में है एज ए रेगुलेटर, इन्होंने कमोडिटी मार्केट के लिए काफी चीज की। हमने इंडेक्स भी लॉन्च होते हुए देखा, ऑप्शंस है, और उसी के साथ एफपीआई का जो एंट्री है वो काफी बड़ा रिलीफ देगा, क्योंकि जिस ढंग से हमने पिछले 6-8 महीनों में खास करके वॉल्यूम्स में जो ड्रॉप देखे हैं, एक नया पार्टिसिपेशन अगर ऐड होता है तो डेफिनेटली वॉल्यूम में काफी सपोर्ट मिलेगा। बट इससे पहले ग्राउंड रेडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एज ऑफ नाउ अगर हम देखें तो अगर हम लोग कैश सेटल प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट और करने की जरूरत है, क्योंकि खाली अभी अगर हम देखें तो एनर्जी बास्केट हमारे पास दिखाई दे रही है। नो डाउट इंडेक्स भी काफी अच्छे हैं, बट थोड़ी बहुत और डोमेस्टिक लिक्विडिटी पहले बढ़ाना इंपॉर्टेंट रहेगा। बट इन ऑल अगर हम बात करें तो डेफिनेटली जो पार्टिसिपेशन है, पहले हम देखते थे कि एफपीआई का ज्यादा करके इक्विटीज में ज्यादा रुझान रहता था, बट कहीं ना कहीं क्रॉसेस बढ़ेंगे यहाँ पे। करेंसी के अंदर भी हेजिंग के लिए अगर कमोडिटी है तो वहां पे भी वॉल्यूम गेनर मिलेगा। तो इन ऑल अगर हम बोले एक नया गेटवे बनेगा कमोडिटी मार्केट के लिए, और साइड में इसका बेनिफिट जो इक्विटी में ऑलरेडी है, तो हेजिंग के लिए चाहे इक्विटी से हम कमोडिटी में आए या करेंसी से भी कमोडिटी में आए, और आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी तो डेफिनेटली बनती हुई दिखाई। तो ओवरऑल विन विन सिचुएशन रहेगी, बट इंपॉर्टेंट है अभी इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा सा और पुश करके वॉल्यूम और ओआई अगर सामने दिखता है तो एफपीआई के लिए भी विन विन सिचुएशन रहेगी और इंडियन मार्केट के लिए भी रहेगी। शिवांशु, आपको लगता है कि जो कैश सेटल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये थोड़ा सा एक मुद्दा रह सकता है, क्योंकि कोशिश पीछे यही रही है कि सारे के सारे कंपलसरी डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर लॉन्च करते हुए हमने देखे हैं। इनिशियल लेवल ये कहा गया है कि कैश सेटल कॉन्ट्रैक्ट्स में पार्टिसिपेशन देखी जाएगी। बाकी जहां तक हमारे सभी कॉन्ट्रैक्ट्स का सवाल है, सभी लिक्विड हैं, सभी के अंदर हेजर्स और स्पेकुलेटर्स और ट्रेडर्स, आर्बिट्राजर्स सबकी पार्टिसिपेशन है। सो आई थिंक प्लेटफॉर्म प्रोडक्ट वाइज तो डेफिनेटली रेडी है। अब जहां तक रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क वगैरह इशू होगा, फर्दर सर्कुलर्स आएंगे, तो आई थिंक सभी कॉन्ट्रैक्ट्स में सूनर और लेटर हमें उम्मीद है कि हम एफपीआईज को आते हुए देखेंगे। शिवांशु, इवन एज हम यहाँ पर ग्लोबल मार्केट्स के लिए ये बाजार खोल रहे हैं, लेकिन दूसरी बात ये है कि इंडियन कंपनीज, इंडियन कॉर्पोरेट्स यहाँ पर ग्लोबल एक्सचेंजेस पे हेज करते हैं, वहां ट्रेड करते हैं। जिस तरह की आपकी बातचीत होती है, चाहे वो सीडा कमेटी के साथ है या रेगुलेटर के साथ है, क्या ये भी एक चीज है जो पुश करने की जरूरत है? आई थिंक ऐसा कहना सही नहीं होगा कि हर एक, देखिए कई कमोडिटीज ऐसी हैं जहाँ पे हमारे डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट्स ने इनफैक्ट इंटरनेशनल एक्सपोजर जो कॉर्पोरेट्स का था, स्पेशली गोल्ड में, उसे आरबीआई की पॉलिसी के तहत उसे बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब भी कर लिया है और सब कंपनीज यहाँ पे अब हेज करती हैं। यस, जहाँ तक कुछ और सेगमेंट्स का सवाल है जिनकी प्राइसिंग थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, उन सेगमेंट्स में अभी कॉर्पोरेट्स का आना फर्दर हम देख रहे हैं। और जैसा कि म्यूचुअल फंड्स और एफपीआईज के आने से देखा जाएगा, हो सकता है कि जो फर्दर लॉन्ग डेटेड मंथ्स हैं, फॉरवर्ड मंथ्स के अंदर भी लिक्विडिटी आएगी, और ये जो सिचुएशन होती है वो वन थिंग लीड्स टू द अदर। तो बेसिकली लिक्विडिटी और पार्टिसिपेशन और डेप्थ बढ़ने से सभी को फायदा होगा। जी रविंद्र, ये सवाल आपसे है। एक और चीज जो यहाँ पर हाईलाइट की गई है और ये इंटरनेशनल मीडिया से भी है कि जो जिस तरह का कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स हम यहाँ पर इंडियन मार्केट्स में देते हैं, वो एक और चीज हो सकता है जिसके ऊपर शायद यहाँ पर रेगुलेटर को एक नजर डालने की जरूरत होगी, अगर वो चाहते हैं कि एफपीआई यहाँ पर इंडियन मार्केट्स में एक बड़े नंबर में आए। बिल्कुल मनीषा, मेरे हिसाब से आई थिंक सेबी स्लोली एंड स्टेडीली टेकिंग स्टेप्स, और एफपीआई के आने से आई थिंक द एंटायर इकोसिस्टम विल बी कंप्लीट, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स और पीएमएस एंड जो AIF3 है, आई थिंक उनको तो ऑलरेडी अप्रूव कर दिया है। तो मेरे हिसाब से जैसे शिवांशु ने भी बताया कि इसमें लिक्विडिटी बढ़ेगी, फार डेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स में भी हम
हम लिक्विडिटी इसमें देख पाएंगे, जो कि आई थिंक विच वाज वेरी मच नेसेसरी फॉर अ गुड पार्टिसिपेशन। और हो सकता है कि लिक्विडिटी बढ़ने से, पार्टिसिपेशन बढ़ने से जो ओवरऑल ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो भी कम हो जाए। तो मेरे हिसाब से व्हाट यू आर टेलिंग इज एग्जैक्टली करेक्ट। अगर ट्रांजैक्शन कॉस्ट अगर कम नहीं होता है तो फिर एफपीआईज का आना थोड़ा सा मुश्किल है। तो मेरे हिसाब से उसके ऊपर जरूर सोचना चाहिए। और आई थिंक अभी ये पूरा जब इकोसिस्टम कंप्लीट हुआ है, आई थिंक ट्रांजैक्शन कॉस्ट विल ऑटोमेटिकली कम डाउन बिकॉज ऑफ द लिक्विडिटी एंड पार्टिसिपेशन। तो मेरे हिसाब से वी आर ऑल्सो होपफुल कि ये आगे जाके होगा और उसी से आई थिंक लिक्विडिटी एंड पार्टिसिपेशन और बढ़ सकती है। एब्सोल्युटली। जैसे बात की जा रही है कि यहाँ पर ग्राउंड रेडी करने की जरूरत है, शिवांशु एज एन एक्सचेंज अब यहाँ पर क्या तैयारियां आप करेंगे, किस तरह का कॉन्वर्सेशन यहाँ पर रेगुलेटर के साथ है, अगला नोटिफिकेशन जब डेट यहाँ पर लॉन्च किया जाएगी उसका ऑफकोर्स यहाँ पर बाजार को इंतजार रहेगा, लेकिन कितने समय में ये सब शुरू हो जाएगा? देखिए, अमूमन इसके बाद जो रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है वो आएगा। जैसा कि कमेटी की गठन के बारे में आप सबने सुना, तो जो सेबी का सर्कुलर आएगा उसके बाद बेसिकली प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म तो ऑलरेडी रेडी है, उन लोगों की पार्टिसिपेशन इन्हीं प्रोडक्ट्स के अंदर आनी है। सो आई डोंट थिंक बियॉन्ड दैट कोई बहुत ज़्यादा समय लगने की इसमें गुंजाइश है। जल्दी ही आप लोग इसे देख सकते हैं इम्प्लीमेंट होता हुआ। ऑल राइट, तो वो डेट का ऑफकोर्स वहां पर इंतजार रहेगा। बहुत शुक्रिया शिवांशु साथ जुड़ने के लिए और क्लियरली एक एक्सचेंज का पर्सपेक्टिव हमारे साथ यहाँ पर शेयर करने के लिए। इंडियन मार्केट्स के लिए काफी बड़ी न्यूज आती हुई, लेकिन जैसे बात की जा रही है कि अगले नोटिफिकेशन का, कमेटी की रिपोर्ट्स का इंतजार है, ग्राउंड वर्क यहाँ पर काफी सारा करना होगा। कौन से एक्सचेंजेस, रादर कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कौन सी कमोडिटीज हैं जहां पर हम एफपीआईज का यहाँ पर निवेश होता हुआ देखेंगे। तो ऑफकोर्स एक अच्छी बड़ी खबर, इंडियन मार्केट्स को इसकी जरूरत भी थी, लेकिन कैसे इससे इस्तेमाल किया जाएगा, क्या कुछ यहाँ पर तैयारियां करने की जरूरत है, कितना समय यहां पर लगेगा, उस सब का फिलहाल यहां पर इंतजार है। एमएसएमई सेक्टर की है। आसान शब्दों में कहूं तो भारत आज अगर 100 रुपये कमाता है तो उसमें 30 रुपये मेरे एमएसएमई सेक्टर की वजह से आते हैं। एमएसएमई सेक्टर को सशक्त करने का मतलब है पूरे समाज को सशक्त करना, सबको विकास के लाभ का भागीदार बनाना, सबको आगे बढ़ाना। इस सेक्टर से जुड़े करोड़ों साथी देश के ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं। इसलिए एमएसएमई सेक्टर देश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। साथियों, आज पूरी दुनिया भारत की अर्थव्यवस्था की गति को देखकर प्रभावित है और इस गति में बहुत बड़ी भूमिका हमारे एमएसएमई सेक्टर की है। इसलिए एमएसएमई आज मैक्रो इकोनॉमी की मजबूती के लिए भी जरूरी है। आज भारत जितना निर्यात कर रहा है उसमें बहुत बड़ा हिस्सा एमएसएमई सेक्टर का है। इसलिए एमएसएमई आज मैक्सिमम एक्सपोर्ट्स के लिए जरूरी है। एमएसएमई सेक्टर को मजबूत देने के लिए पिछले 8 साल में हमारी सरकार ने बजट में 650%, 650% से ज्यादा की बढ़ोतरी की है। और इसलिए हमारे लिए एमएसएमई का मतलब है मैक्सिमम सपोर्ट टू माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। इस सेक्टर से 11 करोड़ से भी अधिक लोग, 11 करोड़ से अधिक लोग इससे डायरेक्ट इनडायरेक्ट जुड़े हुए हैं। इसलिए एमएसएमई आज मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए जब 100 साल का सबसे बड़ा संकट आया तो हमने अपने छोटे उद्यमों को बचाने के साथ ही उन्हें नई ताकत देने का भी फैसला लिया। केंद्र सरकार ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत 3.5 लाख करोड़ रुपए की मदद एमएसएमई के लिए सुनिश्चित की।
एक रिपोर्ट के मुताबिक इससे करीब 1.5 करोड़ रोजगार खत्म होने से बच गए। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। दुनिया के कई देशों की आबादी से भी ज्यादा बड़ा आंकड़ा है ये। ऑलराइट, तो प्रधानमंत्री एमएसएमईज की वहां पर इंपॉर्टेंस बताते हुए और ये कहते हुए कि इंडियन इकोनॉमी का 30% का जो हिस्सा है इकोनॉमी का, वो यहाँ पर एमएसएमईज की तरफ से आता है और वहां पर और जोर देने की जरूरत है, वहां पर और ग्रोथ बताने की भी जरूरत है, प्रधानमंत्री वो कहते हुए। कमोडिटीज की तरफ यहां पर लौटेंगे क्योंकि जिस तरह के इकोनॉमिक डेटा के साथ फिलहाल हम यहां पर जूझ रहे हैं वो काफी ऑन द वीकर साइड है और उसका असर हमने कमोडिटीज में आता हुआ देखा भी है। आज चाहे आप कच्चे तेल की बात करें या मेटल्स की, सभी जगह हल्की मुनाफा वसूली के साथ कारोबार होता हुआ नजर आया है। रविंद्र, कैसे देखते हैं आप मेटल्स को, जिस तरह की गिरावट है, क्योंकि चाहे वो चीन का पीएमआई डेटा हो, यूएस का फर्स्ट क्वार्टर जीडीपी है, यूरोप का मैन्युफैक्चरिंग डेटा है, सभी कुछ यहां पर ऑन द वीकर साइड आया है? पहले मनीषा, क्योंकि ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था कि इंटरेस्ट रेट जो बढ़ रहा है ऑलमोस्ट फ्रॉम ऑल सेंट्रल बैंकर्स, उसके चलते ग्रोथ को लेके कंसर्न्स होगी और वो हमें डेटा में भी दिख रहा है। और रिसेशनरी फियर्स जो है उसके चलते इकोनॉमिकली सेंसिटिव कमोडिटीज में हम एक फॉल देख रहे हैं, स्पेशली इंडस्ट्रियल मेटल्स, क्योंकि ऑयल प्राइसेस अगर देखें तो वो अभी भी स्टिफ है क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन अभी बैकग्राउंड में है। तो मेरे हिसाब से इंडस्ट्रियल मेटल्स में थोड़ा बहुत प्रेशर रहेगा। आई वुड सी इट मोर ऑफ अ रेंज बाउंड मूव, क्योंकि जो फेड के तरफ से जो टाइटनिंग कंसर्न्स है, आई थिंक दैट इज मोर और लेस डिस्काउंटेड, और जो ग्रोथ कंसर्न्स है उसके वजह से ऊपर जाने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। तो मेरे हिसाब से एक रेंज बाउंड टू साइडवेज मूव हो सकता है। कॉपर में 710 से 720 तक के लेवल्स हम देख सकते हैं एमसीएक्स में, लेकिन उसके बाद फिर से एक बार सेलिंग आ सकती है। तो मेरे हिसाब से 690 से 710 720 तक के लेवल्स दिखने चाहिए। और अगर क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल में भी मेरे हिसाब से अभी तक रिसेशनरी फियर्स इसके इम्पैक्ट नहीं किया है बिकॉज ऑफ द जियोपॉलिटिकल टेंशन। तो मेरे हिसाब से वो जब तक बैकग्राउंड में है तब तक क्रूड सपोर्टेड रहेगा। तो वी स्टिक विद आवर व्यू $100 ऑन द लोअर साइड नाइमेक्स में, और अपसाइड $112 to $115। और अगर एमसीएक्स की बात करें तो 8,900 से 9,000 तक का कैप है और डाउनसाइड 8,400 तक दिख सकता है हमें। तो आई थिंक 8,400 से लेकर 9,000 तक का लेवल हो सकता है क्रूड में, until and unless there is any fresh triggers। क्लियरली। अजय, आप यहाँ पर गोल्ड को कैसे देखेंगे, क्योंकि इवन एज रुपी में डेप्रिसिएशन है, हमने बहुत सपोर्ट यहाँ पर सोने के लिए आता हुआ नहीं देखा। चांदी में तो हमने 60,000 के स्तर भी टूटते हुए देखे हैं। यहाँ पर निवेशक क्या करें? देखिए, एज ऑफ नाउ मुझे लगता है मार्केट काफी कंसोलिडेशन में चल रहा है। नो डाउट डोमेस्टिक मार्केट में रुपए में जो गिरावट है उसका एक कहीं ना कहीं प्राइसेस को सपोर्ट मिला है, बट इंटरनेशनल में डॉलर इंडेक्स देखिए फिर से हम 105 की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस ढंग से कल भी हमने जो फेड के स्टेटमेंट्स आते हुए देखे काफी हॉकिश थे। तो मुझे लगता है जब तक इंटरेस्ट रेट का सिनेरियो बना हुआ है, मार्केट एक इन टाइम एक रेंज में रहेगा जो इंटरनेशनल में हमें लगता है 1785 से लेके 1840 की जोन में चलता हुआ दिखाई देगा। चांदी में भी हमने मल्टीपल टाइम देखा कि $22 के ऊपर प्राइसेस सस्टेन नहीं कर पा रहे, ना ही नीचे में 20-50 का लेवल तोड़ अनलेस एंड अनटिल ये लेवल ब्रीच नहीं होता, आई थिंक मार्केट एक सीमित दायरे में ट्रेड करते हुए दिखाई देगा। डोमेस्टिक मार्केट में 51,200 एक इंपॉर्टेंट हर्डल रहेगा। अनलेस एंड अनटिल ये लेवल ब्रीच नहीं करता है, 50,000 से लेके 51,200 के बीच में डोमेस्टिक मार्केट पे ट्रेड करेगा। और बिल्कुल लाइकली जो चांदी में हमने देखा 60 के नीचे अब प्राइसेस धीरे धीरे बेस बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस ढंग से बेस मेटल में हमने गिरावट देखा उसका भी एक इंपैक्ट हम चांदी पे देख रहे हैं। बट मुझे लगता है कि वन शुड वेट, बिकॉज एक तरफ हम हॉकिश टॉर्न देख रहे हैं बट उतना फ्री फॉल जैसी सिचुएशन गोल्ड सिल्वर में इसलिए भी नहीं आ रही क्योंकि इन्फ्लेशन का कंसर्न, रिसेशन का कंसर्न जो बना हुआ है ये कहीं ना कहीं बैक डाउन थोड़ा सपोर्ट भी कर रहा है। साथ में चाइना जो ओपन हुआ है ये कहीं ना कहीं गोल्ड को एक बूस्ट दे सकता है। तो मुझे लगता है कि अगले 2-4 दिन मार्केट एक दायरे में ही रहेगा। जो डाउन साइड में हम पकड़ सकते हैं डोमेस्टिक मार्केट में चांदी करीबन 58,500, हायर साइड में हम 61,000, ये दायरे में ही ट्रेड करते हुए दिखेंगे। एक फाइनल व्यू यहाँ पर मॉनसून पे ले लेते हैं, क्योंकि आज महीने का आखिरी दिन है और जो 4 महीने का मॉनसून सीजन हमें मिलता है वहां पर पहला महीना करीबन 10% की डेफिशिएंसी के साथ बंद होता हुआ दिख रहा है। अजय, कैसे देखते हैं इस एक क्राइटेरिया को और क्या व्यू है बुआई के नंबर्स लेकर? बिल्कुल, मुझे जिस ढंग से उम्मीद नहीं थी बिल्कुल, क्योंकि हमने देखा कि मानसून में पहले ही अटकलें लगाई जा रही थी कि अच्छा रहेगा, जिसके चलते हमने पूरे एग्री पैक में गिरावट भी देखी। बट कहीं ना कहीं अब मुझे लगता है कि पिछले 2 महीने में जो पूरे एग्री में गिरावट है, अब मानसून के नंबर और बुआई को देखते हुए कहीं ना कहीं सपोर्ट है। टेक एग्जांपल ऑफ कॉटन, जहां पे हम उम्मीद कर रहे थे कि इस बार अच्छी बुआई होगी, बट कहीं ना कहीं शॉर्टेजेस दिखाई दे रही है। नो डाउट एरिया इस बार ओवरऑल खरीफ का है वो बढ़ते हुए जरूर दिखाई देगा, जिसके चलते प्राइजेस में स्टेबिलिटी बनी हुई है। बट एज ऑफ नाउ हमें लगता है कि जिस ढंग से
IMD के अगर पूरे विवरण की बात करें तो नेक्स्ट स्पेल जो रहने वाला है वो थोड़ा अच्छा स्प्रेड ओवर रहेगा, क्योंकि जनरली हम देखते हैं स्विंग के बाद जो सेकंड स्पेल रहता है जुलाई अगस्त के अंदर, ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है ग्रोथ के लिए। तो टाइमिंग मुझे लगता है कि जो पिछले 1.5-2 महीने के अंदर मानसून की अटकलें और स्विंग को देखते हुए प्राइसेस ने भी काफी अच्छा रिएक्ट किया है। एग्री कमोडिटी में सभी में हमने गिरावट देखी है, बट कहीं ना कहीं ये चिंता रहेगी जो अगले हफ्ते तक क्लैरिटी मिलेगी कि मानसून आगे फर्दर प्रोग्रेस कैसा करता हुआ दिखाई देगा। पॉइंट टेकन, ऑफ कोर्स उसके ऊपर एक नजर रहेगी। और माना यह भी जा रहा है कि नॉर्थ में जहां पर बारिश डिले से आई है, लेकिन अब यहां पर अच्छी खासी बारिश होने लगी है, चाहे वो दिल्ली के आसपास के इलाके हैं, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यहां पर भी मानसून की एडवांस प्रोग्रेस हमने अब यहां पर आते हुए देखी है। लेकिन इसी के साथ इस कार्यक्रम को यहीं समेटना होगा। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए CNBC आवाज पर।